हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी प्यारे बच्चों का आरसीसी के आपके अपने इस ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। प्यारे बच्चों, आज के इस गणित के सेशन में हम लोग जिस नए टॉपिक की शुरुआत करेंगे वो रहेगा बच्चों हमारी जो कक्षा 10 की गणित है उसका एक बेहद ही इम्पोर्टेंट चैप्टर, जिसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे बच्चों वर्त से संबंधित क्षेत्रफल। आपको मालूम है यह जो प्रश्नावली है बच्चों आपकी वो 11.1 है, क्योंकि पिछली बार का जो सिलेबस था उसके अंदर बच्चों ये आपकी प्रश्नावली 12 थी, जिसके अंदर हमने पढ़ा था वर्त से संबंधित क्षेत्रफलों को लेकर। उसके अंदर बच्चों इसको 3 भागों के अंदर बांटा गया था। एक था आपका 12.1, एक था आपका 12.2 और एक था आपका 12.3। लेकिन इस बार 2023-24 के लिए जो बोर्ड एग्जाम होगा उसमें आपको पता है राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने क्या किया बच्चों, 30% सिलेबस आपका कम कर दिया। उसके हिसाब से अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ हम बात करेंगे 11.1 के बारे में, जिसमें केवल 11.1 पढ़नी है और 2 या 3 इसके एग्जाम्पल है। तो मुश्किल से अगर आप लोग देखोगे 17 से 18 सवाल है इसके अंदर पूरे, और कोशिश करेंगे आज हम इन सभी को कवर करने की। अब बिना विलंब किए मैं शुरुआत करता हूँ बच्चों आज के हमारे इस नए सेशन की। पाने को कुछ नहीं, ले जाने को कुछ नहीं, उड़ जाएंगे एक दिन तस्वीर से रंगों की तरह। हम बैठे हैं वक्त की टहनी पर परिंदों की तरह, खटखटाते रहिए दरवाजा एक दूसरे के मन का। मुलाकातें ना सही आहटें आती रहनी चाहिए, ना राज है जिंदगी और ना ही नाराज है जिंदगी, बस जो कुछ भी है वो आज है जिंदगी। तो देखो बच्चों, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे हमारे इस गणित के सेशन के अंदर जिस नए टॉपिक के बारे में हम लोग यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं वो रहेगा बच्चों आपका वर्तों से संबंधित क्षेत्रफल। देखिए इसके अंदर हम लोग बात करेंगे कि एक वर्त का जो क्षेत्रफल है वो क्या होता है और वर्त के क्षेत्रफल को लेकर किस प्रकार के प्रश्न हमारे से पूछे जा सकते हैं, उन सभी को हम लोग यहाँ पर डिटेल से कवर करने का प्रयास करेंगे बच्चों। अब देखो बात ऐसी है, मैं सीधा स्टार्ट करता हूँ और ध्यान से सुनना आप सभी मेरी बात को। वो चीज़ आपके लिए ये है बच्चों, अगर आप आज के इस सेशन में लास्ट तक जुड़े रहोगे तो मेरा वादा है एक क्लास के अंदर आपका ये पूरा चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। अगर इसको आपने एक बार आज पढ़ा और उसके बाद में अगर आप लोग इसको एक बार ढंग से सुनोगे, क्योंकि लिखने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी, अभी आप लोग अपनी नोटबुक साथ में लेकर बैठिए और एक एक चीज़ को है ना नोट करते हुए चलिए। कहीं अगर आपको दिक्कत आती है तो आप आराम से इस वीडियो को रोक कर फिर उसको नोट कर सकते हैं। जब दोबारा एक बार पढ़ोगे तो 2 बार पढ़ने से, यानी अगर किसी वीडियो को 2 बार देखने से अगर आपका एक टॉपिक तैयार हो जाए तो मेरे को नहीं लगता इससे बेस्ट आपके लिए और कुछ हो सकता है। देखो बच्चों, वर्त से संबंधित क्षेत्रफल का हम लोग अध्ययन करेंगे और बिल्कुल जीरो से शुरुआत करनी है। सबसे पहले हम लोग यही जानना चाहेंगे कि सर आखिरकार एक ये जो वर्त है इस वर्त का मतलब क्या होता है। आपको पता है वर्त को हम क्या कहते हैं, सर्कल कहते हैं, ठीक है। एक चीज़ तो ये आपकी क्लियर हो गई। दूसरी बात ये आती है बच्चों, ये जो वर्त है वर्त हमारा एक समतलीय ज्यामितीय आकृति होती है। पहली चीज आप लोग ध्यान रखना कि सर ये जो वर्त है ये हमारी क्या होती है, एक समतलीय यानी ज्यामितीय आकृति होती है, ठीक है। दूसरी बात इसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए हमारे पास में ये कोई बिंदु है, ये उसी समतल के अंदर है जिसके अंदर मैं एक वर्त का निर्माण करना चाहूँगा। तो इस बिंदु से क्या होगा कि जैसे मान के चलिए आपने एक वर्त बनाया, ठीक है। सबसे पहले आपको एक वर्त बनाना है और वो मान के चलिए आपने इस प्रकार से ये वर्त बना दिया। अब ये आपका वर्त हो गया। इसके अंदर हमने क्या किया, एक निश्चित बिंदु ले लिया। ये वाला बिंदु हमारा निश्चित है
और मैंने आपसे कहा कि ये जो निश्चित बिंदु है, इस बिंदु की इस बिंदु से दूरी, इस बिंदु से दूरी, प्रत्येक बिंदुओं से जो दूरी है वो प्रत्येक स्थिति में क्या होगी, समान होगी। एक निश्चित दूरी हमारे को प्राप्त होगी। समझना बात को ध्यान से। अगर मान के चलिए आपने ये कहा कि सर जैसे यहाँ से यहाँ तक की दूरी मान के चलिए 5 मीटर है, तो ये वाली जो दूरी होगी वो भी हमारी कितनी होगी बताओ, 5 मीटर होगी। ये वाली दूरी भी बोलो कितनी होगी, 5 मीटर होगी। प्रत्येक बिंदु से इस निश्चित बिंदु के जो बीच की दूरी है वो हमारे को क्या होगी, समान प्राप्त होगी। तो ये जो आकृति हमें दिखाई दे रही है इसको क्या नाम दिया जाएगा, एक वर्त नाम दिया जाएगा। अगर सिंपल सी आप इसके डेफिनेशन अगर बनाना चाहो परिभाषा, तो आप ये कह सकते हैं कि वर्त एक समतलीय आकृति होती है, और दूसरी बात किसी समतल में स्थित एक निश्चित बिंदु से उसी समतल में स्थित अनेक बिंदुओं के जो बीच की दूरी है वो हमें क्या प्राप्त होती है, एक निश्चित प्राप्त होती है, यानी समान हमारे को क्या हो जाती है बच्चों, प्राप्त हो जाती है। ठीक है। दूसरी बात देखिए, अब ये जो आपको यहाँ पर है ना निश्चित बिंदु दिखाई दे रहा है, इस निश्चित बिंदु को क्या नाम दिया जाता है, तो आप कहोगे सर इसे वर्त का केंद्र कहा जाता है। ठीक है। एक चीज़ आपकी ये क्लियर हो गई कि सर इसे वर्त का केंद्र कहा जाता है। दूसरी बात, ये जो बिंदु है जैसे मान के चलिए इसको आपने एम नाम दे दिया, तो मैं कहूँगा ये जो बिंदु एम है ये कहाँ पर स्थित है, आप कहोगे सर ये वर्त की जो परिधि है उस परिधि के ऊपर स्थित है। ठीक है। जैसे मान के चलिए इन बिंदुओं का आपने नाम दे दिया, आपने कहा सर ये हो गया ए, बी, सी, पी, क्यू, आर, एस और एम। ये जितने भी बिंदु हमारे को दिखाई दे रहे हैं इसको आपने नाम दे दिया ओ। तो वर्त का केंद्र तो कौन सा हो गया, आप कहोगे सर वर्त का केंद्र हो गया या हमारे पास में बिंदु ओ। ठीक है बच्चों, ये वो बिंदु है जिसको हमने क्या नाम दिया था, एक निश्चित बिंदु। बताओ इसको निश्चित बिंदु क्यों कहा गया, क्योंकि सर इस बिंदु की जो दूरी है वो इन सभी प्रत्येक बिंदुओं से क्या है बताओ, समान है। ठीक है। और ये आ गया परिधि पर स्थित बिंदु। तो बताओ वर्त की जो परिधि है उसके ऊपर स्थित बिंदु कौन कौन से हैं, तो जैसे आप कहोगे सर ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, पी, क्यू, आर, एस हो गया और एम हो गया। क्लियर। अब बात ये आती है कि सर ये जो वर्त का केंद्र है और ये जो वर्त की परिधि पर स्थित बिंदु है, इन दोनों को मिलाने वाली जो रेखा है इसे क्या कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है वर्त की त्रिज्या। पहली चीज देखो, मैंने कहा वर्त की त्रिज्या, बोलो वर्त की त्रिज्या का मतलब क्या होगा, सिंपल सी परिभाषा याद रखोगे कि सर वर्त का जो केंद्र है उसे वर्त की परिधि पर स्थित बिंदु से मिलाने वाली जो रेखा होती है उसे वर्त की त्रिज्या के नाम से जाना जाता है। क्लियर। दूसरी बात ये हो गई वर्त की त्रिज्या। जैसे यहां आपने कहा सर OB, ये वर्त की त्रिज्या है। ऐसे ही अगर मान लीजिए इस O को आपने किससे मिलाया, C से, तो OC, और इसी प्रकार हो गई आपकी OP, इसी प्रकार आपका हो जाएगा कौन सा बताओ, OS, और ये सब चीज़ें बताओ किसके बराबर है, R के बराबर। अंग्रेजी वर्णमाला का जो ये R अक्षर है इसके द्वारा हम क्या करते हैं, वर्त की जो त्रिज्या होती है रेडियस उसको प्रदर्शित करते हैं। ठीक है। तो वर्त की त्रिज्या बताओ क्या होगी, वर्त के केंद्र को वर्त की परिधि पर स्थित बिंदु से मिलाने वाली रेखा। ठीक है। चलिए आगे बढ़ता हूँ। दूसरी बात ये आती है, चारों ओर की ये जो बाउंड्री आपको दिखाई दे रही है, चारों ओर की ये जो माप, ठीक है, इस चारों ओर की माप को चारों ओर की माप। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो आपको ये चारों ओर की माप दिखाई दे रही है, ये लाइन सी बनी हुई, इसे कहा जाता है, इसे परिमाप के नाम से जाना जाता है।
और इसी परिमाप का दूसरा नाम क्या दिया जाता है, बोलो परिधि। आप चाहो तो बच्चों इसे परिमिति के नाम से भी जान सकते हो, सबका मतलब एक ही चीज़ है, या तो कह दो परिमिति, या कह दो परिमाप, या फिर क्या कह दो परिधि। ठीक है। अब बात ये आती है सर कि वृत्त की जो त्रिज्या होती है, जिसको आपने आर नाम दे दिया, ये वृत्त की त्रिज्या 2 गुणी होती है। ठीक है। अगर वृत्त की त्रिज्या का 2 गुना कर दोगे तो वो किसके बराबर हो जाएगा, व्यास के बराबर। पहली चीज, वृत्त की त्रिज्या का 2 गुना किसके बराबर होता है, व्यास के बराबर होता है। और अगर सर यहाँ से हम क्या करेंगे, इस व्यास का आधा कर देंगे तो फिर हमारे को क्या प्राप्त हो जाएगी, वृत्त की त्रिज्या यहाँ से प्राप्त हो जाएगी। अब बच्चों आपने बचपन से पढ़ रखा है सर, किसी भी चीज़ का अगर हम लोग आधा करते हैं तो आधा करने के लिए बताइए उसमें किसका भाग दिया जाता है, तो आप कहेंगे सर 2 का भाग दिया जाता है। ठीक है। अब आपके मन में प्रश्न ये उठ रहा है इस समय कि सर आपने ये जो शब्द लिखा है व्यास, इसका मतलब क्या होगा। बच्चों व्यास का मतलब ये होता है कि वृत्त की परिधि के ऊपर स्थित 2 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा। जैसे मान के चलिए यहाँ पर आपने ये वृत्त बनाया, ठीक है। दूसरी बात मैंने कहा एक रेखा को यहाँ से, सॉरी यहाँ से बिल्कुल सीधी रेखा आपने ये खींची, और एक आपने क्या किया, यहाँ से सीधी रेखा ये खींच दी। ठीक है। इसी प्रकार मान के चलिए जैसे एक रेखा आपने यहाँ से निकाली और ये आ गई आपकी, और चेक कर लीजिए एक रेखा जैसे आपने ये ले ली, अब यहाँ जब इसको आप गौर से देखोगे तो एक चीज़ आपको यहाँ से समझ में आएगी बच्चों कि सर ये सभी रेखाएं इस एक बिंदु के ऊपर मिल रही है। क्यों? क्योंकि ये तो सर हमारा वो निश्चित बिंदु है जिसे हमने क्या नाम दिया था, वृत्त का केंद्र नाम दिया था। अब बच्चों व्यास क्या होता है, व्यास का मतलब ये होता है वृत्त की परिधि पर स्थित 2 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा। ये वृत्त की परिधि पर स्थित है, ये भी वृत्त की परिधि पर स्थित है, दोनों को मिलाने वाली जो रेखा है उसको व्यास कहा जाता है। और कौन सी कंडीशन में व्यास कहोगे, उसके लिए किस चीज़ का होना जरूरी है कि वो किससे होकर गुजरनी चाहिए, वृत्त के केंद्र से होकर गुजरनी चाहिए। ठीक है। वृत्त की परिधि पर स्थित 2 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा, और किससे होकर गुजरे, वृत्त के केंद्र से होकर गुजरे, उसे व्यास नाम दिया जाता है। ठीक है। इसी प्रकार आप कहेंगे सर जैसे ये ए है, ये बी हो गया, और इस बिंदु को हमने ओ नाम दे दिया, तो ए ओ बी, पी ओ क्यू, ये सब की सब क्या है हमारे पास में, वृत्त की व्यास है। क्लियर? ये चीज़ आप लोग याद रखना। जैसे ए ओ बी किसके बराबर होगी, पी ओ क्यू के बराबर, ये सब चीज़ें क्या हमारे पास में व्यास है। ठीक है। अब देखो इसी के अंदर एक और चीज़ हमारे पास में काम आती है, और वो आती है जिसको जीवा नाम दिया जाता है। देखो पहली चीज़ आप लोग याद रखना बच्चों, जीवा का मतलब है जैसे आपके पास में ये कोई वृत्त है, अब ये क्या हो गया, आपका वृत्त का केंद्र हो गया, तो ये वृत्त की परिधि के ऊपर स्थित 2 बिंदु है। मान लीजिए एक बिंदु आपका ये है, दूसरा बिंदु आपका ये है, इसको आपने नाम दे दिया ए, इसको आपने नाम दे दिया बी। तो ये जो ए बी आपको दिखाई दे रही है, इस ए बी को क्या कहा जाता है, जीवा कहा जाता है। क्योंकि जीवा क्या करती है, एक जो हमारा वृत्त होता है उसको 2 भागों के अंदर बांटने का काम करती है। अब ये जो आपको दिखाई दे रहा है पूरा, ये आपका कहलाएगा बड़ा भाग। तो इस बड़े भाग को क्या नाम दिया जाता है, इसे कहा जाता है दीर्घ वृत्तखंड। बताओ बच्चों क्या कहा जाता है, दीर्घ वृत्तखंड कहा जाता है। जबकि ये जो आपको दिखाई दे रहा है कौन सा, छोटा भाग। ठीक है बच्चों, ये जो आपका छोटा भाग होता है इसे बताओ क्या नाम दिया जाता है, तो आप कहेंगे सर लघु वृत्तखंड के नाम से इसको जाना जाता है। क्लियर? 2 चीज़ें आपकी ये तैयार हो गई। अब देखिए
जीवा क्या करती है बच्चों, एक जो हमारा वर्त होता है उसको दो भागों के अंदर बांटने का काम करती है। बड़े भाग को दीर्घ वर्तखंड कहा जाता है, छोटे भाग को लघु वर्तखंड कहा जाता है। वर्त की परिधि के ऊपर स्थित दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा जीवा कहलाती है। अगर यही वर्त के केंद्र से होकर गुजर जाए तो इसको व्यास नाम दिया जाता है। अगर प्रश्न आपसे पूछ लिया जाए बच्चों कि एक वर्त की सबसे बड़ी जीवा क्या है, तो उस स्थिति में आप बताओगे वर्त की जो सबसे बड़ी जीवा होती है उसे वर्त का व्यास ही कहा जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज़ है यार, देखो ये आपके ज्यामिति वाले पोर्शन में भी काम आएगी। तो मैं यहाँ से आपको बता देता हूँ कि वर्त की सबसे बड़ी जीवा, देखो बच्चों एक वर्त की जो सबसे बड़ी जीवा होती है उसे बताओ क्या कहा जाता है। आप कहोगे सर उसे वर्त का व्यास नाम दिया जाता है। ठीक है, चलिए अब देखो वर्त की त्रिज्या हो गई, वर्त का केंद्र भी आ गया और क्या नाम से वर्त का व्यास भी आ गया। अब इसके बाद मैं ना बात करता हूँ सीधा कि सबसे पहले हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे बच्चों, देखो वर्त का क्षेत्रफल। बोलो बेटा क्या पढ़ोगे, आपने कहा सर वर्त का क्षेत्रफल, यानी जिसको हम कहेंगे बच्चों एरिया ऑफ सर्कल। ठीक है, अब देखो सबसे पहले तो बताओ किसकी आवश्यकता पड़ेगी। आप कहोगे सर एक वर्त बनाइए, तो मैंने क्या किया, देखो यहाँ पर एक वर्त बना दिया, ये वर्त हो गया। अब आप कहेंगे सर इस वर्त के ठीक बीच में एक निश्चित बिंदु लीजिए। बताओ बच्चों इस निश्चित बिंदु का हमने क्या नाम दे दिया, वर्त का केंद्र। क्लियर। अब देखो बात यह है बच्चों कि हमें वर्त का क्षेत्रफल चाहिए। क्षेत्रफल का मतलब हो गया हमारा एरिया। अब देखो अंदर की ये जो आपको जितनी भी जगह दिखाई दे रही है, ये वाली जगह, ये जो अंदर की आपको जगह दिखाई दे रही है, ये अंदर की जो जगह है पूरी इसके अंदर, इसको क्या कहा जाता है, वर्त का क्षेत्रफल कहा जाता है। ठीक है, अब वर्त का क्षेत्रफल हमारे पास में निकल के आएगा बच्चों, तो आप कहेंगे सर पाई आर स्क्वायर। देखो ये जो पाई आपको दिखाई दे रहा है, ये पाई क्या है, एक ग्रीक भाषा का शब्द है बच्चों। पाई ग्रीक भाषा का शब्द है और ये जो पाई है वो लगभग बराबर होता है किसके, 22/7 या फिर मैं क्या कहूँगा 3.14। इसका उपयोग हम लोग प्रश्न की कंडीशन के अनुसार करते हैं। अगर प्रश्न में दिया हुआ होगा तो 3.14 यूज़ करेंगे, अन्यथा हमें सीधा सा क्या रखना है, जो पाई होगा उसकी जगह बताओ हम क्या रखेंगे, 22/7। क्लियर। इसके बाद देखिए, चलो पाई का मान आपने रखा 22/7, एक काम आपका क्लियर हो गया। अब जो दूसरी बात आपके सामने निकल के आती है बच्चों, वो चीज़ ये है कि सर अगर हमारे से वर्त का क्षेत्रफल पूछेगा तो बताओ आप कौन से फॉर्मूले का उपयोग करोगे, पाई आर स्क्वायर का। ठीक है, आर हमारे पास में क्या है, आप कहोगे सर वर्त की त्रिज्या आ गई, आर का मतलब वर्त की त्रिज्या है, और पाई की जगह क्या यूज करेंगे, 22/7। वर्त का क्षेत्रफल हो गया पाई आर स्क्वायर, एक काम क्लियर। अब दूसरी चीज़ हमारे पास में यहीं से निकल के आती है कि सर आप बताओ अर्धवर्त का क्षेत्रफल। बच्चों जब ये शब्द आ जाता है अर्ध, तो इसका मतलब आपको पता होता है आधा, और आधा का मतलब बताओ क्या होगा बेटा, 1/2। ठीक है भैया, 1/2 को हम लोग आधा ही कहते हैं, और अर्ध शब्द किसके लिए काम में लिया जाता है, आधे के लिए। अब मान के चलिए आपके पास में ये आधा वर्त है। ठीक है भाई, जैसे आपका ये पूरा वर्त है, इसको आपने क्या किया, यहाँ से काट दिया, तो यहाँ से काट दिया तो ऊपर का भाग आपका कट गया। ऊपर का भाग अगर आपका कट गया तो बताओ जो नीचे का भाग बचेगा उसे क्या नाम दिया जाएगा, अर्धवर्त नाम दिया जाएगा। अब ये जो आधा भाग आपको दिखाई दे रहा है अंदर का, इसे कहा जाएगा अर्धवर्त का क्षेत्रफल। और अर्धवर्त का क्षेत्रफल अगर आपसे पूछ लिया जाए तो जो वर्त का क्षेत्रफल था कौन सा,
पाई आर स्क्वायर, उसका क्या कर देंगे, आधा कर देंगे। तो सर सिंपल सी चीज़ है, वर्त का क्षेत्रफल पूछेगा तो पाई आर स्क्वायर का उपयोग करेंगे, और अर्धवर्त का क्षेत्रफल पूछेगा तो 1/2 पाई आर स्क्वायर का क्या करेंगे, उपयोग करेंगे। दो चीज़ें आपके ये क्लियर हो गई। इसी के अंदर देखो वर्त का जो क्षेत्रफल है इसको लेकर तीसरी चीज़ आपसे पूछी जाएगी, और वो ये आती है आपके पास में कि वर्त का चतुर्थांश। बताइए दोस्तों क्या आएगा, वर्त का चतुर्थांश। बच्चों याद रखना, चतुर्थांश का मतलब होता है 1/4 भाग, और इसी 1/4 भाग को हम कहेंगे 1/4 हिस्सा। ठीक है, कोई भी हमारे पास में एक वर्त है, अगर उसके 4 बराबर भाग कर देंगे तो जो प्राप्त एक भाग होगा उसे उसका 1/4 भाग कहा जाएगा, जिसे वर्त के चतुर्थांश के नाम से जाना जाता है। तो अगर वर्त का चतुर्थांश का क्षेत्रफल पूछेगा तो फिर हम क्या करेंगे, 1/4 यानी उसका 1/4 करेंगे, और वर्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो आप कहोगे सर पाई आर स्क्वायर बटा 4 वर्त के चतुर्थांश का क्या प्राप्त होता है, हमें क्षेत्रफल प्राप्त होता है। अगर इसको चित्र के माध्यम से हम लोग देखना चाहेंगे तो जैसे आपने देखा सर इस प्रकार से हमारा एक वर्त है। अब हम क्या करेंगे, इसको 4 बराबर भागों के अंदर बांटेंगे। ठीक है, जब इसको 4 बराबर भागों के अंदर बांटेंगे तो प्रत्येक जो बराबर भाग हमें प्राप्त हो गया, जैसे मान लीजिए ये वाला भाग आपको प्राप्त हो गया यहाँ से, इसे क्या कहा जाएगा, चतुर्थांश के नाम से जाना जाएगा। ठीक है, दूसरी बात याद रखना भैया, वर्त का जो चतुर्थांश होता है उसके अंदर बनने वाला जो कोण है वो कितने डिग्री का प्राप्त होता है, 90 डिग्री का। ठीक है, क्योंकि आपको पता है केंद्र के चारों ओर बनने वाले कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री। अब आपने कहा सर ये हमारे पास में इस वर्त का केंद्र है, इसके चारों ओर जो कोण बनेंगे उनका योग बताओ टोटल कितना होगा। तो आपने कहा सर 360 डिग्री होगा। इसका मतलब चारों ओर की माप 360 है। 360 को 4 बराबर भागों में बांटेंगे तो 4 का भाग देंगे, प्रत्येक मान कितने डिग्री का आपको प्राप्त हो जाएगा, 90 डिग्री का। ठीक है दोस्तों, ये 90 आपका 180 हो गया। ये चीज़ आप लोग याद रखना वर्त के चतुर्थांश को लेकर। फिर इसके बाद में देखो, इसी में आगे जब हम चलते हैं तो हमारे पास में आता है जिसको नाम दिया जाएगा वर्त की परिधि। बताओ बच्चों क्या नाम दिया जाएगा, वर्त की परिधि। देखो परिधि का मतलब है ये जो चारों ओर की माप हमें दिखाई दे रही है, इसको वर्त की परिधि के नाम से जाना जाता है। और जब परिधि शब्द आता है तो आप समझ जाना वो चारों ओर से बंद होगा बिल्कुल। ठीक है, वर्त की परिधि के लिए हम लोग उपयोग करेंगे किसका, 2 पाई आर का। ये 2 पाई आर आ गया। अब मेरी बात ध्यान से सुना आप लोग, यहां से लेकर यहां तक, यहां से लेकर यहां तक, इसका मतलब ऊपर का जो चाप है वो भी आपका पाई आर है, और नीचे का जो चाप है वो भी आपका क्या है, पाई आर। पाई आर में पाई आर को जोड़ दिया तो बच्चों क्या बन गया बताओ, 2 पाई आर। क्लियर, एक चीज आपकी ये हो गई। दूसरी बात, अब देखो थोड़ा सा कंफ्यूज करने का जो काम है वो आपके लिए ये बन जाता है कि सर यहाँ से आप चलेंगे यहाँ तक, इसे कहा जाएगा बच्चों चाप की लंबाई। पहली बात तो आप मुझे बताओ क्या कहा जाएगा इसको, चाप की लंबाई। अब ये वाला भाग आपको दिखाई दे रहा है इस समय, ये वाला जो भाग है बच्चों ये आपका अर्धवर्त नहीं है यार, ये केवल आपके क्या है, चाप की लंबाई है। लेकिन अगर इसको आप क्या करेंगे, ऊपर से इस प्रकार बंद कर देंगे तो अब है ना ये चाप की लंबाई नहीं है, अब ये पूरा आपका क्या बन जाएगा, एक अर्धवर्त बन जाएगा। अब जिस बात को मैं आपको सिखाने का प्रयास कर रहा हूं वो आपके लिए ये है कि ये वर्त का केंद्र हो गया और ये वर्त की परिधि पर स्थित बिंदु, तो ये वर्त की त्रिज्या और ये भी वर्त की त्रिज्या है। ये भी बताओ क्या होगी, वर्त की त्रिज्या होगी, और जबकि ये चाप की लंबाई है इतनी जो आपको दिखाई दे रही है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की तो कितनी आ गई,
आप कहोगे सर ये तो आ गई हमारे पास में पाई आर। अब दो चीज़ें आपके पास में निकल के आती है कि सर वर्त की परिधि 2 पाई आर होती है, हमें चाहिए अर्धवर्त की परिधि। अब देखो जल्दबाजी में गलती क्या करते हैं बच्चों, जल्दबाजी में हम क्या करते हैं, ऐसी गलती कर देते हैं कि सर वर्त की परिधि 2 पाई आर है, अर्धवर्त की परिधि चाहिए। तो आप क्या सोचते हो, किसी भी चीज़ का आधा करते हैं तो उसमें 2 का भाग देते हैं। अगर 2 पाई आर में 2 का भाग देंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, पाई आर हमारा आंसर बच जाएगा, जबकि वो गलत होगा। पाई आर अर्धवर्त की परिधि नहीं होगी, क्योंकि वो केवल नीचे वाले हिस्से का मान है। अगर परिधि चाहिए तो चारों ओर की आपको माप चाहिए, इसका मतलब ऊपर वाली माप भी जुड़ेगी। तो आर में 8 जोड़ दिया तो 2r। तो अर्धवर्त की परिधि ज्ञात करने के लिए इस पाई आर के अंदर किसको जोड़ना पड़ेगा, 2r को भी जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो ये बन जाएगा यहाँ से आपका, आपने कहा सर यहाँ से देखिए हमारे पास में पाई आर प्लस का 2r। ठीक है, पाई आर में क्या जोड़ेंगे, 2r, तो यहाँ से r हमारे पास में कॉमन आ जाएगा, r कॉमन आ जाएगा, तो ये बच जाएगा पाई प्लस का 2। बताओ क्या बचेगा, पाई प्लस का 2 यानी पाई आर प्लस का 2r। हाँ, क्या होती है बच्चों, एक अर्धवर्त की परिधि होती है। इस बात को आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखोगे, ये गलती आपसे नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलिए वर्त का क्षेत्रफल आ गया, 3 चीजें उसके अंदर, अर्धवर्त की परिधि आ गई, वर्त की परिधि आ गई। इसके बाद में हम लोग अब सीधा बात करेंगे किसके ऊपर, आप कहोगे सर क्या नाम से, एक त्रिज्यीय खंड के ऊपर। देखो बच्चों क्या होगा त्रिज्यीय खंड का मतलब, इसका मतलब यह है कि मान लीजिए आपके पास में एक वर्त है, उस वर्त की आपने कितनी त्रिज्याएं ले ली, 2 त्रिज्याएं, और एक आपने क्या ले लिया, उसके चाप की लंबाई। तो वर्त की 2 त्रिज्याओं और चाप की लंबाई के द्वारा जो घेरा गया आपका स्थान होगा, उसे एक त्रिज्यीय खंड के नाम से जाना जाएगा। जैसे सबसे पहले आप लोग बनाइए मेरे साथ में बच्चों एक वर्त आपने बना दिया। अब मैंने कहा यार वर्त आपने बना दिया तो वर्त का केंद्र भी चाहिए। आपने कहा सर ठीक बीच में, जैसे मान लो यहां पर क्या आ गया, ये वर्त का केंद्र आ गया। अब एक वर्त की त्रिज्या तो आपने ये ले ली और दूसरी वर्त की त्रिज्या आपने ये ले ली। ठीक है, अब दोनों तो वर्त की त्रिज्या आ गई, ये भी वर्त की त्रिज्या है, ये भी वर्त की त्रिज्या है, ये वर्त का केंद्र है, और यहां से लेकर यहां तक ये हमारे पास में बताओ क्या आ गई, चाप की लंबाई। तो ये जो बीच का स्थान अब आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर, इस स्थान को बताओ क्या नाम दिया जाता है, इसे ही कहा जाता है बच्चों त्रिज्यीय खंड के नाम से जाना जाता है। और यहाँ जो कोण बनेगा इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसे कहेंगे बच्चों केंद्र पर अंतरित कोण। बताओ बच्चों क्या कहा जाएगा इसको, केंद्र पर अंतरित कोण कहा जाएगा। अरे केंद्र पर अंतरित कोण का मतलब यह होता है वर्त के केंद्र के ऊपर बनने वाला कोण। क्लियर। दूसरी बात आपकी ये हो गई, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि वर्त के त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, बताओ क्या पूछेगा आपसे, वर्त का त्रिज्यीय खंड। और वर्त का जो त्रिज्यीय खंड है, या मैं सीधा सा यहां पर लिख देता हूं, हमें चाहिए वर्त के त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल। जब वर्त के त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल निकालोगे तो आप उपयोग करोगे पाई आर स्क्वायर थीटा बटे में कितना आएगा 360 डिग्री। और इसी के अंदर अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बताइए, मैंने कहा त्रिज्यीय खंड के चाप की लंबाई, अगर बच्चों आपसे क्या पूछ ली जाए त्रिज्यीय खंड के चाप की लंबाई, तो बताओ त्रिज्यीय खंड के जो चाप की लंबाई है वो होती है बच्चों 2
पाई आर थीटा बटे में कितना आएगा 360 डिग्री, या अगर आप इसको सॉल्व करोगे 2 से 360 कट जाएगा, ऊपर बचेगा बच्चों आपका पाई आर थीटा और नीचे बताओ आपका कितने डिग्री आएगा 180 डिग्री। तो आप कहेंगे कि सर जो वर्त का यानी जो हमारे पास में त्रिज्य खंड होता है उस त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 और त्रिज्य खंड के जो चाप की लंबाई है वो कितनी होती है पाई आर थीटा बटा 180 डिग्री। क्लियर, दो चीज़ें आपके पास में यहाँ से निकल के आ गई। इसके बाद में देखो इसे है ना या तो कह दो आप लोग क्या नाम से त्रिज्य खंड, या फिर इसे क्या नाम दिया जाता है लघु त्रिज्य खंड भी कहा जाता है इसको। ठीक है, यह आपका लघु त्रिज्य खंड भी आ गया। दूसरी बात देखो, इसी के अंदर एक और जो आपका प्रश्न बनता है इंपॉर्टेंट, जो 2-3 चीजें साथ में लेकर चलेगा। ठीक है, उसको हम कहेंगे यहां से वर्तखंड। बोलो क्या कहोगे, इसको वर्तखंड कहा जाएगा। और इसी वर्तखंड को अपन और किस नाम से जानते हैं, तो आप कहोगे सर इसे लघु वर्तखंड भी कहा जाता है। ठीक है, लघु का मतलब पता ना आपको क्या होता है, छोटा। अब देखो वर्तखंड यानी वर्त में से काटा गया टुकड़ा। बोलो वर्तखंड किसको कहा जाएगा, एक वर्त में से काटा गया जो टुकड़ा होता है उसे वर्तखंड के नाम से जाना जाता है। हमने ये वर्त बनाया, ये क्या हो गया बताओ, वर्त का आपका केंद्र आ गया ये वाला हिस्सा, और इसमें से मान लीजिए आपने ये वाला टुकड़ा काट दिया, ये जीवा खींची। अब वर्त के केंद्र को वर्त की परिधि पर स्थित बिंदु से मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है, वर्त की त्रिज्या कहलाती है। सुनना प्यारे बच्चों इस चीज को आप लोग ध्यान से देखिए, ये वर्त का केंद्र हो गया O, इसको मैंने नाम दे दिया A, इसको मैंने नाम दे दिया B, और यह आ गया वर्त के केंद्र के ऊपर बनने वाला कोण। ये भी वर्त की त्रिज्या है, ये भी वर्त की त्रिज्या है। अब एक चीज आपको मालूम होनी चाहिए कि इसको जब देखेंगे तो आप कहेंगे सर 3 भुजा दिखाई दे रही है, 3 भुजाओं से घिरी हुई आकृति को त्रिभुज कहा जा सकता है। और दूसरी बात, एक त्रिभुज की अगर 2 भुजाएं बराबर होती है तो सम्मुख भुजाओं के सम्मुख कोण भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इस वाले कोण का मान इस वाले कोण के क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, यह आ गया केंद्र के ऊपर बनने वाला कोण। हमें इस वाले भाग का क्षेत्रफल चाहिए, तो इसकी यार 2 स्थितियां आपके सामने यहां से निकल के आ रही है। जो चीज़ आपको बेस्ट लगे उस हिसाब से आप लोग सोल्व करना बच्चों। चीज़ें आपको दोनों चीज़ों का आपको पता होना चाहिए। आपसे पूछा गया वर्तखंड यानी लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल। अगर वर्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना हो तो हम उपयोग करते हैं पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा का। ये फॉर्मूला उपयोग करेंगे हम लोग। पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। दूसरी स्थिति क्या है, दूसरी स्थिति ये कहती है हमें चाहिए यहां से लघु यानी छोटे, या देखो प्रश्न के अंदर ये शब्द भी आता है संगत, यानी जो आपको दिया गया है दिखाई दे रहा है संगत लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल। देखो बच्चों प्रश्न के अंदर क्या पूछेगा, बताइए संगत लघु यानी छोटे वर्तखंड का क्षेत्रफल क्या होगा। उस स्थिति के अंदर हम क्या करेंगे, संगत लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए देखो सबसे पहले तो निकालेंगे ये जो त्रिज्य खंड दिखाई दे रहा है लघु त्रिज्य खंड, ठीक है, इसका क्षेत्रफल। आप कहेंगे सर लघु, और ये आ गया त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। देखो बच्चों लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल आपने निकाल लिया। अब आपने क्या कहा, सर एक बात बताओ, जब लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकालेंगे तो ये पूरा वाला भाग निकल के आ जाएगा,
ठीक है। लेकिन हमें तो केवल सर नीचे वाला भाग चाहिए, इसका मतलब इस ऊपर वाले भाग की आपको ज़रूरत नहीं है, तो इसको माइनस कर दो इस पूरे में से। अगर इस पूरी टोपी में से आप क्या करोगे, ऊपर वाले भाग को माइनस कर दोगे तो नीचे वाला भाग आपके पास में आ जाएगा। तो आप ये कहेंगे कि सर संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए जो लघु त्रिज्यीय खंड हमने निकाला, इसमें से किसको माइनस कर देंगे, तो आप कहेंगे सर इसमें से माइनस कर देंगे त्रिभुज के क्षेत्रफल को। बताओ बच्चों किसको माइनस करोगे, आप कहोगे सर त्रिभुज के क्षेत्रफल को यहां से क्या कर देंगे हम लोग, माइनस कर देंगे। ठीक है। अब इसके अंदर देखो, अगर आपसे पूछ लिया जाए त्रिभुज का क्षेत्रफल, पहली बात त्रिभुज कोई सा भी हो, वो आपका समबाहु त्रिभुज हो सकता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल समकोण भी हो सकता है, विषमबाहु भी हो सकता है। तो देखो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है सिंपल सी बात 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। ठीक है। यह देखो बच्चों इसके अंदर एक चीज़ आपके पास में ये भी काम में आएगी त्रिभुज को लेकर, वो आपसे पूछेगा समबाहु त्रिभुज। ठीक है बेटा, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब यार देखो बचपन से आप सब जानते हो सर ऐसा त्रिभुज जिसकी प्रत्येक भुजा समान माप की हो उसे समबाहु त्रिभुज कहा जाता है। और समबाहु त्रिभुज के अंदर प्रत्येक कोण का मान 60 डिग्री होता है, क्योंकि कोई सा भी त्रिभुज हो उस त्रिभुज के अगर तीनों कोणों को जोड़ते हैं तो बताओ उसका योग हमें कितना प्राप्त होता है, 180 डिग्री प्राप्त होता है। 180 को 3 जगह बांटेंगे तो 60-60 हमारे को प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ से ये भी आप लोग याद रखना बच्चों, समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो हमारे पास में निकल के आता है √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। ठीक है बेटा, बताओ क्या आएगा, √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। और दूसरी बात, ये जो √3 आपको दिखाई दे रहा है ना बच्चों, इसका मान हम लोग प्रश्न के अंदर क्या यूज करेंगे, 1.732। ये बात याद रखना, √3 का मान जब भी प्रश्न के अंदर काम में आएगा, तो अगर प्रश्न के अंदर मान लीजिए केवल 1.7 है तो 1.7 रख दीजिए, 1.73 है तो 1.73 रख दीजिए। वैसे एग्जिट मान क्या रखा जाएगा, √3 की जगह 1.732। क्लियर, ये बात आपकी यहाँ से कंप्लीट हो गई। ठीक है, समय चलिए आगे देखो बच्चों, ये आ गया समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल और एक आ गया त्रिभुज का क्षेत्रफल। इसी के अंदर देखो एक और शब्द हमारे पास में काम में आता है, एक आध प्रश्न आपका यहाँ से भी बन सकता है, उसको कहा जाएगा बच्चों वलयिका। बताओ क्या कहा जाता है, वलयिका। इसका मतलब है मैं यहाँ से इसको ये नाम दूंगा 2 सकेंद्रीय। ठीक है, मैंने लिखा 2 सकेंद्रीय वृत्तों से, 2 सकेंद्रीय वृत्तों से परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल। देखिए मैंने लिखा 2 सकेंद्रीय वृत्तों से परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल। इसका मतलब ये होता है कि आपके पास में 2 वर्त है, जैसे एक वर्त आपका ये हो गया, दूसरा वर्त आपका ये हो गया। अब 2 वर्त आपके पास में ऐसे हैं बच्चों जिनका केंद्र समान है लेकिन दोनों की त्रिज्या अलग अलग है। ये छोटे वाले वर्त की त्रिज्या छोटा आर और बड़े वाले त्रिज्या को आपने क्या नाम दे दिया, बड़ा आर। कोई भी आपसे प्रश्न करे बताइए सकेंद्रीय वर्त क्या होते हैं, तो आप कहेंगे 2 या 2 से अधिक ऐसे वर्त जिनका केंद्र एक हो परंतु उनकी जो त्रिज्याएं हैं वो अलग अलग माप की हो, उन्हें सकेंद्रीय वर्तों के नाम से जाना जाता है। अब हमें क्षेत्रफल पूछेगा इस वाले भाग का। देखो ये वाला जो भाग आपको दिखाई दे रहा है ना, इसका क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना पड़ेगा। तो इसको देखने के बाद आपको पता चल रहा है, सिंपल सी बात है सर, अगर इस बीच वाले भाग का क्षेत्रफल निकालेंगे तो इस बीच वाले भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो बड़ा वर्त है, बड़े वर्त का जो क्षेत्रफल है उस बड़े वर्त के क्षेत्रफल में से घटा देंगे। बताओ किसको,
आप कहोगे सर हम घटा देंगे यहाँ से छोटे वर्त का जो क्षेत्रफल है उसको क्या कर देंगे, यहाँ से घटा देंगे। तो वर्त का क्षेत्रफल होता है छोटा या बड़ा, वही होगा पाई आर स्क्वायर। बड़े वाले को लिखा पाई आर स्क्वायर, छोटे वाले को लिखा पाई आर स्क्वायर। यहाँ से आपने कहा सर देखिए एक चीज़ कॉमन निकल के आ रही है पाई, अगर पाई कॉमन आ गया तो बताओ आर स्क्वायर में से किसको घटा देंगे, आर स्क्वायर को। या इसको हम लोग सुविधा के अनुसार ये भी लिखते हैं कि बड़े वाले वर्त की त्रिज्या को R1 नाम दे दिया, छोटे वाले वर्त की त्रिज्या को R2 नाम दे दिया। तो ऐसे भी लिख सकते हैं पाई ब्रेकेट R1 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ये वो सारी चीज़ों का हमने अब तक अध्ययन किया जो हमारे इस चैप्टर के अंदर काम में आएगी। अब ध्यान से सुनो बच्चों, बिल्कुल एंड तक जुड़े रहना है, क्योंकि एंड तक जुड़े रहोगे तो पूरी प्रश्नावली सीख जाओगे। और अगर एक क्लास के अंदर एक प्रश्नावली सीखने का मौका मिल रहा है तो फिर उसको आपको बिल्कुल भी गंवाना नहीं है। आप लोग मुझे बताइए, आपने अब तक इस क्लास को पढ़ा, आपको कैसा लगा? कि आपको सभी चीज़ें बिल्कुल सही और सटीक तरीके से समझ में आ रही है? तो आप लोग इस वीडियो को बच्चों लाइक भी करो और अधिक से अधिक शेयर भी करो। ये क्लास उन सभी बच्चों तक पहुंचनी चाहिए जो कक्षा 10 में पढ़ रहे हैं या जिनको इस मैथ्स के चैप्टर की ज़रूरत है। आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए अगर आपने इस क्लास को पढ़ा है, पढ़ने के बाद में आपको कैसा लगा, क्या क्या चीज़ें आपको समझ में आई और किस चीज़ में अगर आपको दिक्कत भी आई तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से वो भी बताइए ताकि उस चीज़ में मैं और आगे सुधार करके चलूँ। ठीक है बच्चों, अब देखो जो मेन चीज़ें थी इस चैप्टर के अंदर जो हमारे पास में काम में आएगी वो सब चीज़ें मैंने यहाँ पर आपके समक्ष रखी है। अब मैं सीधा इसके प्रश्नों के ऊपर आता हूँ। आप लोग भी अपनी नोटबुक को ओपन कर लीजिए और मेरे साथ यहाँ से प्रश्नों को लिखते हुए चलना, और साथ के साथ हम उनको क्या करेंगे, सॉल्व करते हुए चलेंगे। अभी तक देखो बच्चों समय करीबन 42-43 मिनट के आसपास हुआ है। ठीक है, कोई बड़ी क्लास नहीं हुई, आप लोग जुड़े रहिए। आप भी तब तक पानी वगैरह पी लीजिए। देखो बच्चों, आता हूँ सीधे आपके प्रश्नों की सीरीज के ऊपर, और उसके अंदर देखो बेटा, मैंने कहा था नई जो बुक है हमारी 2023-24 की, उसके अंदर है 11.1। इसके अंदर पढ़ना है 14 प्रश्न। 14 प्रश्न पढ़ने के बाद में इसका पूरा काम फिनिश हो जाएगा अपना। ठीक है, जब तक अन्यथा नहीं कहा जाए तब तक आपको पाई जो है वो 22/7 का क्या करना है बच्चों, इसका यूज करना है। पहले प्रश्न पे आइए आप मेरे साथ। ठीक है, देखो बच्चों, थोड़ा सा इसको मैं यहाँ से छोटा करना चाहूँगा। अगर आपको किसी प्रश्न को देखने में कहीं भी दिक्कत आए तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से बता दीजिए। ठीक है, वैसे होनी नहीं चाहिए ऐसी कोई दिक्कत, आप लोग यहाँ से पढ़ सकते हो प्रत्येक प्रश्न को आराम से। देखो बच्चों, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या, सीधा चलिए 6 सेंटीमीटर त्रिज्या। आप कहेंगे सर आर का मान कितना है, 6 सेंटीमीटर जो वर्त की त्रिज्या होती है। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वर्त के एक त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण बताओ कितना है। कोण क्या होगा बच्चों, थीटा। कोण को थीटा से प्रदर्शित करेंगे जो कितने डिग्री है, 60 डिग्री। देखो थोड़ा सा इमेजिंग करो अपने दिमाग के अंदर। बच्चों मैथ वो चीज़ है जो प्रैक्टिस मांगती है, इसके ऊपर आपको खुद को शोध करना पड़ेगा, इसकी गहराई में आपको जाना पड़ेगा। बच्चों मैथ पढ़ो, बिल्कुल शांत वातावरण से पढ़ो, एक एक प्रश्न को देखो, समझो क्या चीज़ आपको दी गई है, कहाँ से किस चीज़ तक आपको पहुँचना है, क्या चीज़ आपको ज्ञात करनी है, कौन से सूत्र का उपयोग कर सकते हैं, सरल तरीका क्या हो सकता है, लंबा किस प्रकार से जाएगा। समय निकालो इन चीज़ों के प्रति। एक बार दिमाग में इस प्रकार से फिट होगा पढ़ाने के बाद, मैं दावा करता हूँ कभी जीवन में नहीं भूल पाओगे आप इन चीज़ों को। देखो बच्चों, वर्त की त्रिज्या आ गई आपके पास में यार 6 सेंटीमीटर, थीटा का जो मान है बच्चों कोण का वो आ गया 60 डिग्री।
दो चीजें आपसे दी गई थी। देखो वर्त के एक त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल पूछा गया है। अभी पीछे हमने खूब अच्छे तरीके से पढ़ा था, फिर आपको एक बार और बता देता हूं मैं बच्चों आपकी जानकारी के लिए, कि जैसे ये हमारे पास में कोई वर्त है, अब इस वर्त के अंदर हमें चाहिए इसके ठीक बीच में इसका केंद्र, इसकी दो हमें चाहिए वर्त की त्रिज्या। ठीक है बेटा, ये दोनों त्रिज्या आ गई, एक हो गई त्रिज्या आपकी आर, दूसरी हो गई त्रिज्या आर, ये भी 6 सेंटीमीटर, ये भी 6 सेंटीमीटर है, ये हो गई चाप की लंबाई। ये जो मिलकर क्षेत्रफल निकाल रही है इसको कहेंगे त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। बताओ बच्चों त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या था? आप कहेंगे सर पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360। पाई का यूज करूंगा बच्चों 22/7 इंटू आर स्क्वायर। आप कहेंगे सर आर का मान कितना है? 6 इंटू 6 इंटू थीटा का मान कितना रखूंगा बच्चों? आपने कहा सर यहाँ से कोण में दिया गया था 60 डिग्री, और बटे में कितना आएगा बोलो? 360। 0 से 0 कट गई, 6 एकम 6, 6 को 6 से गुणा किया तो 36, फिर 6 से बच्चों आपका 6 कट गया, 22 छक्के कितना होगा? 172, और बटे में कितना आया? 7। क्षेत्रफल आएगा बच्चों आपका स्क्वायर में, आंसर निकल के आ गया 172/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर बच्चों? इसको चाहेंगे आगे सोल्व करेंगे भाग देकर, तो यहाँ से आप बताओगे कि सर 7 का भाग जाएगा 17 में, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 2 बार, 17 में से 14 गया तो कितने बचे? 3, 3 का मतलब हो गया 32, तो यह जाएगा 7 चौक 28, 4 बार, 4 बचेंगे 40। देखो 24 बार गया ना, 7 दूनी 14, 2 बार कितने बच गए आपके? 3, 3 का मतलब 34, तो 7 चौक 28, फिर 4 बच गए, 4 में नहीं जाएगा पॉइंट, यानी 40, 7 पंजे 35, और फिर 7 7 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर? और चेक कर लीजिए, पाई की जगह रखा 22/7 इंटू आर स्क्वायर। आपने कहा सर त्रिज्या आ गई 6 इंटू 6, थीटा का मान बताइए कितने डिग्री आया? आपने कहा सर 60 डिग्री, बटे में आ गया 360। 0 से 0 कट गई, 6 एकम 6, 6 छक्का 36, 6 एकम 6, 6 से 6 कट गया, 6 दूनी 12 का 2 हासिल 1, 6 दूनी 12 और 1 13, सॉरी 172 नहीं होगा, देखो 132 होगा, माफ़ी चाहूँ यहाँ पर हमने गलती कर दी, 22 छक्की 132 होगा। ठीक है, इसको वापस से आपको यहाँ से दोबारा सोल्व करना है बच्चों, तो यह आ जाएगा 132 बटे में आ जाएगा 7, 7 एकम 7, 6 बचेगा, और 7 आटा 56 पॉइंट। अब बताओ 62 में से 56 गए तो कितने बचेंगे? 6, 6 का मतलब वही 60 हो गया, 7 आटा 56, 4 7 पंजे 35, 18.85 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा यहाँ से करेक्ट आंसर। ठीक है बच्चों, पहले थोड़ा सा ही गुणा करने में मिस्टेक हो गई, आप लोग इस चीज़ का ध्यान रखना। अब देखिए इसी के अंदर आपका पहला प्रश्न तैयार हो गया। दूसरा प्रश्न क्या कहता है? एक वर्त के चतुर्थांश, जो हमने पीछे पढ़ा था, का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि बताओ कितनी है? 22 सेंटीमीटर। बच्चों इस टाइप का प्रश्न है, पहले ये देखो ज्ञात क्या करना है ना, उस चीज़ पे फोकस करो। जैसे ये आपका दूसरा प्रश्न आ गया, ये आ गया आपके दूसरे प्रश्न का हल। उसके अंदर आपसे पूछा गया है वर्त के चतुर्थांश का, बताओ बच्चों क्या पूछा? वर्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल। ठीक है भैया, वर्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल आपसे पूछ लिया। आपको पता है वर्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल होता है 1/4 पाई आर स्क्वायर। अरे वर्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालोगे, अगर वर्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालोगे तो आप क्या कहोगे? सर 1/4 पाई आर स्क्वायर। मतलब क्या हुआ? सर ये क्षेत्रफल निकालने के लिए तो हमें पहले वर्त की त्रिज्या भी चाहिए यार, जबकि वर्त की त्रिज्या तो है ही नहीं। अब है नहीं तो इसका आपको पता लगाना पड़ेगा। पता कहाँ से लगाओगे बताओ? पता लगाओगे बच्चों जो आपको प्रश्न के अंदर दिया गया है उस पर चलो। प्रश्न में बताओ आपको क्या दिया गया है? तो आपने कहा सर प्रश्न के अंदर दिया गया है परिधि। बोलो क्या दी गई है आपको? वर्त की परिधि। तो वापस नया सूत्र लगाओ। आप कहेंगे सर हमें दी गई है
वर्त की परिधि। देखो बच्चों, वर्त की परिधि क्या होती है बताओ, 2πr। जबकि वर्त की परिधि आपको पहले से प्रश्न के अंदर कितनी दी गई है, तो आप कहेंगे सर 22 सेंटीमीटर। तो जो वर्त की परिधि है उसकी जगह आप क्या रखोगे, 22 सेंटीमीटर बराबर वर्त की परिधि का सूत्र होता है 2πr, 2 इंटू 22/7 इंटू r। देखो बीच में बराबर का चिन्ह है, उधर संख्या सभी गुना में है, तो क्या होगा बेटा, यहाँ से 22 कटेगा, 22 से कम 22 एक बार, 7 जो भाग की संख्या है बटे की वो बराबर की इधर कहाँ चली जाएगी, गुणा के अंदर। तो 7 एकम 7 सेंटीमीटर बराबर आएगा 2r। आपको r का मान चाहिए, r के साथ में 2 गुना की संख्या आ रही है, 2 गुना की संख्या बराबर की इधर कहाँ चली जाएगी बच्चों, भाग में चली जाएगी। तो बताओ 7 सेंटीमीटर में किसका भाग दोगे, 2 का, तो 7/2 सेंटीमीटर किसका मान निकल के आ जाएगा, r का, यानी वर्त की त्रिज्या आपको क्या हो जाएगी बच्चों, प्राप्त हो जाएगी। अब आपको इसका मान यहाँ रखना है, 1/4 इंटू पाई का मान 22/7 इंटू r स्क्वायर, मतलब आप रखोगे बच्चों 7/2 इंटू 7/2। बच्चों किसी भी चीज़ का अगर स्क्वायर करते हैं तो स्क्वायर का मतलब होता है कि उसको कितनी बार लिख के गुणा करना है, 2 बार लिख के गुणा करना है। तो आपने कहा सर यहाँ पे r स्क्वायर आ रहा है, तो आप चेक कर लो मैंने भी कितनी बार लिख के गुणा किया, बताओ 2 बार लिख के गुणा कर दिया। अब चेक करो, सॉल्व करो बच्चों, 2 से कटेगा 22 कितनी बार, आपने कहा सर 11 बार, 7 से 7 कट गया, 11 7 77 आ गया ऊपर। तो नीचे आओ भैया, 4 दूनी 8, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा फाइनली करेक्ट आंसर। और अगर जरूरत पड़े तो आगे आप ना 77 के अंदर 8 का भाग देकर भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। 2 प्रश्न आपके तैयार हो गए बच्चों, साथ के साथ आ जाओ तीसरे प्रश्न के ऊपर। तीसरा प्रश्न क्या कहता है, ये देखो इंपॉर्टेंट है बच्चों, क्योंकि थोड़ी सी एडिशनल चीज भी इसके अंदर आपको सीखने को मिलेगी। एक घड़ी की मिनट की सुई, घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है। अब बच्चों आपको मैं थोड़ा सा एडिशनल जानकारी बताना चाहूँ घड़ी को लेकर। घड़ी सबको पता है सर, घड़ी एक ऐसा साधन होता है जो समय को दर्शाने का काम करता है। घड़ी के अंदर सर 3 सुइयाँ होती है, घंटे वाली सुई जो सबसे मोटी होती है, सबसे छोटी होती है, मिनट वाली सुई जो लंबी होती है, पतली होती है, और मध्य सुई जिसको कहा जाता है, सेकंड वाली सुई जो सबसे पतली होती है, सबसे लंबी होती है, और जो सबसे तेज गति से चलती है, ठीक है। अब इसके अंदर बच्चों जब इस प्रकार का प्रश्न आएगा हमारा क्षेत्र मिति यानी मेंसुरेशन को लेकर, जब वो पूछेगा तो एक घड़ी की जो सुई की लंबाई होती है वो वर्त की त्रिज्या का काम करती है। मतलब ये हुआ कि बच्चों घड़ी का जो डायल होता है, घड़ी की जो आकृति आपको दिखाई देती है, घड़ी का डायल या तो बच्चों वर्त के आकार का होता है, या फिर वर्ग के आकार का होता है, या फिर वो है ना क्या नाम से आयत के आकार का होता है। क्लियर। अब दूसरी बात ये आती है बच्चों कि सर घड़ी के अंदर 3 सुइयाँ होती है, तीनों सुइयाँ जो हमारा केंद्र होता है उसके चारों ओर घूमती है। इसका मतलब जब घड़ी की सुई अपना एक चक्कर पूरा कर लेती है तो बताओ बच्चों वो कितने डिग्री का कोण बनाती है, 360 डिग्री का कोण बनाती है, ठीक है। अब यहाँ बच्चों प्रश्न 2 चीज़ों का आता है, या तो मिनट वाली सुई का आता है या फिर बच्चों घंटे वाली सुई का आता है। घड़ी का जो डायल होता है वो ऐसे वर्त के आकार का होता है, क्योंकि घड़ी की सुई ऐसे घूमती है घड़ी की दिशा में, जिसको क्लॉकवाइज कहा जाता है। जब घड़ी की सुई ऐसे घूमती है और अपना एक चक्कर पूरा करती है तो 360 डिग्री का कोण बनाती है। मतलब घड़ी में टोटल घंटे कितने होते हैं, 12 घंटे। अब घड़ी के अंदर घंटे वाली सुई 12 घंटों में कोण बनाती है 360 डिग्री का, तो 1 घंटे में घंटे वाली सुई कितने डिग्री का कोण बनाएगी, तो 360 में भाग देंगे 12 का, 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36। तो पॉइंट जो लिखने का आपके काम आ गया वो ये है बच्चों कि घड़ी के अंदर घंटे वाली सुई 12 घंटों में 360 डिग्री का कोण बनाती है, तो 1 घंटे में 30 डिग्री के कोण का क्या करती है, निर्माण करती है। वही 30 डिग्री का कोण जो घंटे वाली सुई बनाई 1 घंटे के अंदर, ठीक है। अब मिनट वाली सुई पे आओ।
1 मिनट में 60 सेकेंड होती है, और मिनट वाली सुई 60 मिनट के अंदर अपना एक चक्कर पूरा करती है, जब वो 1 घंटा कंप्लीट हो जाता है। तो मिनट वाली सुई 60 मिनट में 360 डिग्री का कोण बनाती है, तो 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगी? 60 का भाग देंगे 360 में, 0 से 0 कटेगा, 6 का भाग देंगे 36 में, 6 बार जाएगा। आप कहेंगे सर घड़ी के अंदर मिनट वाली सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाएगी। ठीक है, अब देखो बच्चों, इस प्रश्न के ऊपर आओ। एक घड़ी की मिनट की सुई, पहले मैं आपको बता दूं, घड़ी की सुई की जो लंबाई होगी, घड़ी की बच्चों सुई की जो लंबाई है वो बराबर होती है, बताओ किसके? आप कहेंगे सर वृत्त की त्रिज्या के क्या होती है? बराबर होती है। पहली चीज़ तो ये हो गई। दूसरी बात बच्चों, एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, यानी बताओ वृत्त की त्रिज्या कितनी काम में आ गई? 14 सेंटीमीटर। सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल, तो पहली चीज याद रखना, घड़ी में मिनट वाली सुई, मैंने कहा बच्चों आपसे कि घड़ी में मिनट वाली सुई 1 मिनट में यानी मैं कहूंगा, सॉरी यहां से देखो, मैंने आपसे कहा कि 60 मिनट में 360 डिग्री का क्या बनाती है? बोलो कोण बनाती है। अरे 60 मिनट के अंदर कोण बना 360 डिग्री का, तो 1 मिनट के अंदर कोण बनेगा 360 में भाग देंगे किसका? 60 का, तो यह आएगा 6 डिग्री। अब 1 मिनट में कोण बना बच्चों 6 डिग्री का, हमें चाहिए 5 मिनट में, तो 6 को अगर 5 से गुणा करेंगे तो आप कहेंगे सर 6 पंजे 30 डिग्री। पहली चीज़, इस प्रश्न के अंदर बच्चों जो थीटा का मान काम में लोगे वो कितने डिग्री आएगा? 30 डिग्री। वृत्त की त्रिज्या कितनी काम में आएगी? पीछे आया था ना, बोलो कितनी? 14 सेंटीमीटर। ये रही। क्लियर? हमें चाहिए, जैसे ये घड़ी का डायल है, ये मान लीजिए आपके इसमें घंटों का अंतराल आ गया, यहाँ बजेंगे 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। अब मान के चलिए दोस्तों, मैंने आपसे कहा कि ये है आपका बीच का केंद्र। क्लियर? अभी मैंने कहा दोनों सुइयां हैं 12 के ऊपर। ठीक है, अब अगर मान लीजिए मिनट वाली सुई आपकी यहाँ चली जाएगी, तो कोण बन जाएगा एक अंतराल के अंदर कितने डिग्री का? 30 डिग्री का। तो ये वाला जो आपका त्रिज्यखंड निकल के आएगा, इसका आपको क्या ज्ञात करना पड़ेगा बच्चों? क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना पड़ेगा। ठीक है, तो वही तो चीज़ आपसे प्रश्न के अंदर पूछी गई थी। देखो बेटा, प्रश्न में क्या पूछा गया था? एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, इस सुई के द्वारा 5 मिनट के अंदर रचित क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। 5 मिनट के अंदर कितना क्षेत्रफल आएगा? तो 5 मिनट में घड़ी की जब सुई आगे बढ़ेगी तो पीछे की दूरी से लेकर आगे की दूरी तक, यानी पीछे की स्थिति से लेकर आगे की स्थिति के बीच का जो कवर हो जाएगा क्षेत्रफल, वो क्या बन जाएगा? एक त्रिज्यखंड बन जाएगा। तो वही सूत्र लगेगा बच्चों, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। बताओ और बेटा, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा? पाई जिसका मान रखोगे, बताओ कितना? 22/7 पाई आर स्क्वायर, यानी 14 × 14 × थीटा। कोण कितने डिग्री? 30 डिग्री। और बटे में कितना आया? 360 डिग्री। 0 से 0 कट गया, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 12 बार, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 2 से कटा 12 कितनी बार? 6 बार। 6 में 2 का भाग दिया तो 3 बार, 14 में दिया तो 2 बार।
ऊपर आ गया 22 दूनी 44, 22 दूनी 44, नीचे कितना आ गया 3 और आंसर आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर। भाग दे के सॉल्व कर सकते हैं आगे आप लोग। क्लियर। चौथा प्रश्न क्या कहता है बच्चों आपका? चौथा प्रश्न है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वर्त। देखिए आपके पास में बच्चों एक वर्त है और उस वर्त की बताओ त्रिज्या कितनी है? तो आप कहेंगे सर वर्त की त्रिज्या कितनी है? 10 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, 10 सेंटीमीटर वर्त की त्रिज्या हो गई। एक वर्त की कोई जीवा केंद्र के ऊपर समकोण अंतरित करती है। अरे बोलो समकोण का मतलब क्या होता है? आप कहेंगे सर कोण कितने डिग्री का बनेगा? बच्चों बताओ कितने डिग्री का बनेगा? 90 डिग्री के कोण का क्या हो जाएगा? यहाँ पर निर्माण हो जाएगा। राइट। हमारे से पूछा गया था संगत लघु वर्तखंड और संगत दीर्घ त्रिज्यीय खंड। देखो ये त्रिज्यीय खंड है और ये इधर है बच्चों आपका संगत लघु वर्तखंड। और पाई का मान कितना उपयोग करना है? 3.14। दो बातें याद रखो, वर्त की त्रिज्या कितनी? 10 सेंटीमीटर और कोण कितने डिग्री का? 90 डिग्री का। आपने कहा सर वर्त की त्रिज्या काम में लोगे 10 सेंटीमीटर, कोण जो थीटा बनेगा आपका वो होगा समकोण यानी 90 डिग्री का। और दूसरी बात पाई का जो मान है वो हमें कितना उपयोग करना है बताओ? 3.14। ठीक है, तीन बातें आपके सामने हैं बच्चों। अब इसके अंदर सबसे पहली जो चीज़ आपको ज्ञात करनी है वो आपसे क्या पूछा गया था बताओ? तो आप कहेंगे सर हमारे से पूछा गया था संगत लघु वर्तखंड और संगत दीर्घ त्रिज्यीय खंड। देखो बेटा सबसे पहले आओगे आप किसके ऊपर? संगत लघु वर्तखंड के ऊपर। संगत लघु वर्तखंड का आपको क्या ज्ञात करना है बच्चों? क्षेत्रफल ज्ञात करना है। देखो इसके अंदर मैं आपको ना एक एक चीज सिखाऊंगा बेटा और आप बिल्कुल ढंग से तैयार करना। आज पढ़ने के बाद में इतना जोश आ जाना चाहिए कि सर रियल में ये चैप्टर बहुत इजी है और इसको हम लोग बहुत जल्दी फिनिश करेंगे। अब सबसे पहले बच्चों आपने क्या बनाया बताओ? एक वर्त बना दिया। ये वर्त आ गया आपका और मैंने कहा बच्चों ये वर्त है तो ठीक बीच के अंदर बताओ क्या आ गया? ये इसका केंद्र आ गया। अब मान लीजिए बच्चों ये आपकी जीवा आ गई। क्लियर। और ये जीवा आ गई तो ये हो गई आपकी वर्त की त्रिज्या। बताओ ये भी क्या हो जाएगी? आपके वर्त की त्रिज्या। देखो डायग्राम को ढंग से समझना, सारी चीज़ें क्लियर होगी आपके लिए। पहली बात है सर ये भी वर्त की त्रिज्या है, ये भी वर्त की त्रिज्या है, ये जीवा हो गई और यहाँ केंद्र के ऊपर जो कोण बनेगा वो कितने डिग्री बन गया? आपने कहा सर 90 डिग्री। ये कोण 90 डिग्री का हो गया। चलो आर का मान 10 सेंटीमीटर, ये भी 10 सेंटीमीटर। हमें चाहिए संगत लघु वर्तखंड, इस भाग का क्षेत्रफल चाहिए। तो मैंने आपसे कहा था इस भाग का क्षेत्रफल आप लोग है ना दो चीज़ों के माध्यम से ज्ञात कर सकते हो। दो तरीके हैं। पहला तरीका तो क्या था? सीधा सीधा कि लघु वर्तखंड या वर्तखंड का क्षेत्रफल पूछेगा तो उसका सूत्र उपयोग करेंगे जो था पाई आर स्क्वायर थीटा बटे में आ गया 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ठीक है बच्चों, ये सिंपल सा सूत्र उपयोग करेंगे जब हमारे से पूछा जाएगा वर्तखंड का क्षेत्रफल या लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल। इसको सॉल्व करो बच्चों। तो आपने कहा सर पाई का मान 22/7 इंटू आर स्क्वायर 10 इंटू 10 इंटू थीटा जिसका मान कितना रखना है? 90 बटे में कितना है बच्चों? 360 माइनस 1/2 इंटू आर स्क्वायर यानी 10 इंटू 10 इंटू साइन थीटा यानी साइन थीटा का मान कितने डिग्री हो जाएगा बच्चों? 90 डिग्री। अब देखो सुनो, इसको सॉल्व कीजिए। आपने कहा सर देखो इसको सॉल्व करेंगे, 0 से 0 कट गया, 9 एकम 9, 9 चौक 36 4 बार।
2 का भाग देंगे 2 बार, इधर जाएगा 5 बार, फिर 2 का भाग देंगे 2 बार, सॉरी यानी 4 में 2 का भाग दिया तो 2 बार गया, और 10 में 2 का भाग दिया तो 5 बार गया, 2 में 2 का भाग दिया तो 1 बार गया, 10 में 2 का भाग दिया तो 5 बार गया। ठीक है, इधर बचेगा 55 25, इधर कितना बचा 22, 22 को गुणा करेंगे बताओ किससे 25 से, और भाग लगा देंगे बताओ किसका 7 का। तो 22 को गुणा किया 25 से, 25 दूनी 50 की 0 हासिल 5, 25 दूनी 50 और 5 कितना आ गया 55, 555, 555 के अंदर भाग देंगे बताओ किसका 7 का। तो ये जाएगा 7 7 49, 7 बार, 55 में से 49 गए तो बताओ कितने बचे 6, 6 का मतलब 7 60, 7 8 56 पॉइंट, 60 में से 56 गए तो कितने बचे बताओ। आपने कहा सर 4 बचेंगे, 4 यानी 40, 7 पंजे 35, फिर वही 5 बचेंगे, और 7 7 49, 78.57 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर, माइनस 1/2 यानी 1/2 क्या 2 से कट गया, 10 कितनी बार 5 बार, 5 एकम 5, 5 को 10 से गुणा किया तो बताओ कितना है 50, इंटू साइन 90 का मान बताओ कितना होता है बच्चों। आप कहोगे सर 1, 50 एकम 50, इसमें से घटाओ कितना 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बताओ 78.57 में से 50 गया तो सिंपल सी बात है यार, 78 में से 50 को घटा दो। आपने कहा सर हमारे पास में बच गया कितना 28, ठीक है, तो यह आ जाएगा आपका 28.50 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर बच्चों, देखो मेरी बात को ढंग से समझना। आपके सामने था बच्चों पहला प्रश्न जिसके अंदर हमें ज्ञात करना था संगत लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल, यानी एक वर्तखंड का क्षेत्रफल पूछा गया था। एक तरीका तो ये हो गया जिसमें आपने सीधा सीधा फॉर्मूला उपयोग किया, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। अगर बच्चों आप लोग ये चाहो सर इसको हम इस प्रकार सॉल्व नहीं करेंगे, प्रश्न के अंदर जो आकृति दिखाई दे रही है उसके अकॉर्डिंग चलेंगे, तो फिर आप क्या करेंगे, आपको क्या करना पड़ेगा बच्चों, यहाँ से देखो संगत लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए आप क्या करोगे, पहले तो निकालोगे लघु यानी छोटा जो आपका त्रिज्य खंड है, उस त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। बताओ बच्चों त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360। अरे अभी सोल्व किया था पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 जिसका मान कितना आया था बताओ। आपने कहा सर 78.57, तो ये तो आ जाएगा 78.57 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब ये आ गया देखो पूरा ऊपर से लेकर और यहाँ तक ये पूरा आ गया, जबकि हमें तो ये नीचे वाला ही चाहिए केवल, तो इसका मतलब केवल नीचे वाला चाहिए, तो उसके लिए फिर हमें देखो क्या करना पड़ेगा, इस त्रिभुज के क्षेत्रफल को माइनस करना पड़ेगा। तो अब हमें चाहिए समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। देखो त्रिभुज कोई सा भी हो, क्षेत्रफल होता है 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। तो 1/2 इंटू आधार भी 10 है, ऊंचाई भी 10 है, तो 2 का भाग 10 में दिया 5 बार, 5 एकम 5, 5 को 10 से गुणा किया तो वही कितना आ गया 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब चेक कर लो, लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल आया था 78.57 सेंटीमीटर स्क्वायर, और क्या नाम से त्रिभुज का क्षेत्रफल वही आ गया, बताओ कितना 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अगर मैं क्या करूंगा, इसी लघु त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल में से अगर समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल को माइनस कर दूंगा तो ये वाला बच जाएगा, बताओ क्या, वर्तखंड का क्षेत्रफल, संगत लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल, जो हमारे पास में कितना आया था 28.50 सेंटीमीटर स्क्वायर। इधर भी कितना आएगा 28.50 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि देखो 78.57 में से 50 गया तो कितना बचेगा 28.57, सॉरी इधर ये कितना था 57 था आपका ना, 57 याद रखना यहाँ पर,
28.57 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर आ गया। अब देखो दूसरे प्रश्न के अंदर आपसे क्या पूछा गया था, आपसे पूछा गया था संगत, फिर उसने लगा दिया दीर्घ, और फिर क्या पूछ लिया, बोलो त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल। होता क्या है बच्चों, संगत दीर्घ त्रिज्यीय खंड का पूछ लिया, इसका मतलब दीर्घ यानी बताओ क्या होगा, तो आप कहोगे सर बड़ा होगा दीर्घ का मतलब। तो देखो ये छोटा वाला भाग आपने ज्ञात कर लिया, तो ये वाला जो भाग है आपका बड़ा वाला ये बच गया आप, ठीक है, ये वाला बच गया देखो पूरा आपका। अब इसको निकालने के लिए हम एक काम कर सकते हैं, बताओ, और वो काम क्या है कि सर पूरे वर्त का क्षेत्रफल निकाल लो और पूरे वर्त के क्षेत्रफल में से इस वाले भाग को माइनस कर दो। अगर पूरे वर्त के क्षेत्रफल में से इस वाले भाग को माइनस कर दोगे तो ये वाला भाग बचेगा बड़ा, जिसका मान हमें चाहिए। तो हमेशा बच्चों आपको यही काम करना है, जब भी इस चीज़ की आपको आवश्यकता पड़े संगत दीर्घ त्रिज्यीय खंड की, तो पहले तो आप क्या निकालोगे, वर्त का क्षेत्रफल, ठीक है, और फिर उसमें से किसको माइनस करोगे, लघु जो आपका त्रिज्यीय खंड आया था उसके क्षेत्रफल को आपको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। पहले निकालो वर्त का क्षेत्रफल। वर्त का क्षेत्रफल होगा पाई आर स्क्वायर 22/7 इंटू 10 इंटू 10, तो ये आ गया 10/200 2200। इसमें भाग लगाओ 7 का, 7 तिया 21, एक बचेगा 7 एकम 7, 3 बचेंगे, 7 चौक 28 पॉइंट 20, 20 का मतलब 7 दूनी 14, कितने बचेंगे 6, और 6 का मतलब कितना हो जाएगा 60, यानी 7 8 56, 314.28 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये पूरे वर्त का क्षेत्रफल आ गया। इसमें से माइनस कर देंगे, बताओ किसको, तो आपने कहा सर क्या नाम से, जो छोटे त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल आया था उसको घटा देंगे, तो वो बताओ कितना आया था, तो 314.28 इसमें से घटा देंगे, बोलो किसको, 28.57 सेंटीमीटर स्क्वायर को, 28.57 सेंटीमीटर स्क्वायर को, यानी इधर तो आ गया 314.28, इसमें से घटाओ किसको, 28.57 को, 8 में से 7 गया तो 1, 12 में से 5 गए तो 7, इधर कितने बचेंगे 3, 3 का मतलब 13 में से 8 गए तो 5, ठीक है, इधर कितने हो गए 10, 10 में से 2 गया तो कितना बचेगा 8, 285.71। बताओ फाइनली आंसर क्या आएगा, 285.71 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा बच्चों, फाइनली करेक्ट आंसर। अब देखो बच्चों आज की क्लास लगभग है ना 1.5 घंटे के आसपास हो गई, तो अगर आप ज़्यादा सवाल करेंगे तो क्लास आपकी थोड़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए आज जितना पढ़ा उसकी आप लोग ढंग से प्रैक्टिस कीजिए। अगली जो हमारी क्लास होगी उसके अंदर जो बाकी सवाल आपके बच गए 10 सवाल, उनको हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर कंप्लीट कर देंगे, ताकि आपका 2 क्लास के अंदर एक चैप्टर पूरा क्या हो जाएगा बच्चों, कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए इंतजार करो। आप सभी प्यारे बच्चों को जय हिंद, जय भारत और प्यार भरा नमस्कार।